मुझे आदेश हुआ है कि अभी अभी हमारी जो चीन यात्रा हुई उसके विषय में कुछ जानकारी मैं दूं। यह यात्रा 2 अप्रैल से 19 अप्रैल तक माने 17 दिन की थी। चीन का जो ऑल चाइना ट्रेड यूनियन फेडरेशन है, उन्होंने निमंत्रण दिया था। उनके निमंत्रण पर हम वहाँ गए थे। कई लोगों ने प्रश्न पूछा कि आप लोग एंटी कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट विरोधी है, यह जानते हुए भी आपको क्यों बुलाया गया? तो इस कारण का तो हमें पता नहीं, लेकिन यह बात है कि भारत सरकार ने यह जब घोषणा की कि भारतीय मजदूर संघ देश का क्रमांक 2 का संगठन है मजदूरों का, तो हम लोगों को नंबर 2 जब घोषित किया गया, उसके बाद यह निमंत्रण आया। अब उसके कारण है या और कुछ कारण है, ये हम लोग जानते नहीं। इस प्रवास में खर्चा उनका ही था और हम लोगों को बहुत अच्छा व्यवहार उनसे मिला। सारी जो व्यवस्था थी, जिसको वीवीआईपी कहते हैं, वीवीआईपी की व्यवस्था थी। और हम आपस में बात करते थे कि यदि ऐसे 8-10 दिन और हम चीन में रहेंगे तो फिर भारतीय मजदूर संघ का काम करने की योग्यता हमारी नहीं रहेगी। इतने हम ऐश परस्त, आराम परस्त हो जाएंगे। कार्यक्रम बहुत रहते थे, दिन भर कार्यक्रम रहते थे, लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी थी। मिनिस्टेरियल कार, मिनिस्टेरियल सूट, इस तरह की एयर कंडीशन। तो इसमें हमारी आदतें कहीं बिगड़ न जाए, ऐसा डर हमको लगता था। इतनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने की थी। बुलाने वाले ट्रेड यूनियन के ही नेता होने के कारण उनके ही द्वारा सारे कार्यक्रम अरेंज हुए थे। किंतु यहाँ से जाने के पूर्व जो हमें लगा कि रशिया में, रूस में विदेशियों को बुलाते हैं तो रूसी लोग जो दिखाना चाहते हैं वही दिखाते हैं, और जो आप देखना चाहते हैं उनकी परमिशन मिलेगी ऐसा नहीं। तो ऐसा ही चीन में होगा ऐसा हमने सोचा था, वैसा नहीं हुआ। हम लोग जो कुछ भी देखना चाहते थे देखने की स्वतंत्रता थी, जहाँ कहीं जाना चाहते थे वह स्वतंत्रता थी। उन्होंने कार्यक्रम बनाए, लेकिन साथ ही साथ आप जैसा सुझाव देंगे वैसा उसमें परिवर्तन करेंगे, ये कहा और कई परिवर्तन किए। तो रूस में जो हमारा अनुभव था उससे कुछ भिन्न अनुभव चीन में आया, यद्यपि यह भी कम्युनिस्ट कंट्री है। दूसरी बात थी कि केवल हम लोगों पर इम्प्रेशन जमाने के लिए ही यह दौरा उन्होंने हमारा नहीं लिया था। उनकी जो खामियां हैं वो भी छिपाने का कोई विशेष प्रयास उन्होंने नहीं किया। ये तो ठीक है कि जब कोई मेहमान घर में आते हैं तो थोड़ा बहुत अच्छा घर को रखा जाता है, लेकिन रूस में जैसा होता है कि जो अपने देश की कमियां हैं उनको छिपाना और केवल अच्छी बातें दिखाकर इम्प्रेशन जमाना, ऐसा नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने स्पष्ट रूप से हमको ये कहा कि भाई हम लोगों की ऐसी इच्छा है कि हमारे जो एडवांस्ड यानी प्रगत औद्योगिक दृष्टि से, कृषि के दृष्टि से जो प्रगत इलाके हैं वहीं हम आपको ले जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि यह जो नॉर्थ वेस्टर्न लंबा चौड़ा प्रदेश है वो प्रगत नहीं है, बहुत पिछड़ा हुआ है। वहाँ की खेती पिछड़ी है, उद्योग पिछड़े हैं, वहाँ यातायात के साधन भी बहुत कम हैं। आप चाहे तो हम
आपको वहाँ भी ले जा सकते, लेकिन वहाँ आप क्या देखेंगे, देखने लायक जो इलाका है वो ये है, इतना उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। मतलब यह है कि वो यदि हमको वो न कहते तो हमारी ओर से कोई आपत्ति आने वाली नहीं थी। वैसे बिजली की जो समस्या है वो हम पूरी तरह से हल नहीं कर सके। पावर शॉर्टेज, पावर फेलियर बहुत होता है, कोशिश कर रहे, यह भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। वैसे यातायात, ट्रांसपोर्ट की जो प्रॉब्लम है वह भी प्रॉब्लम हम पूरी तरह से हल नहीं कर सके, यह भी उन्होंने कहा। कहने का मतलब है कि इसमें रूस के समान केवल इंप्रेशन जमाने वाली बात नहीं थी, तो हमें स्वतंत्रता भी थी। रूस में ऐसा होता था कि जैसे हम लोग उस समय पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में मैं गया था, तो ऐसा था जैसे टाउनशिप दिखाने हमको ले गए। मान लीजिए 1200 मकान है उस टाउनशिप में, तो वो रशियन लोग हमको जिस मकान में ले जाएंगे वही हम देखेंगे, और वो 2-3 मकान पहले से सजा कर अच्छा रखते थे, वहीं ले जाते थे। हम अपनी इच्छा से किसी मकान में नहीं जा सकते थे। यहाँ ये था कि यदि 1200 की टाउनशिप है तो हमको कहेंगे भाई ये टाउनशिप है, इसके कौन से मकान में आपको जाना है, आप जाइए, आपके साथ अनुवादक आ जाएगा, इंटरप्रेटर आ जाएगा। तो दोनों के व्यवस्था में, एटीट्यूड में बहुत अंतर था। क्योंकि हम लोग मजदूर संगठन के नाते गए थे, हम लोगों ने अपने स्तर पर ही सारा देखने का प्रयास किया। उन्होंने हम लोगों को ऐसा कहा भी कि यदि राजनैतिक, शासकीय लोगों के साथ आप मुलाकात करना चाहते, वार्ता करना चाहते, हम व्यवस्था कर देंगे। हमारे दृष्टि से वह बात ठीक नहीं थी, इसलिए कि एक तो हम लोग यहाँ से कोई शासकीय और राजनैतिक अधिकार पत्र लेकर नहीं गए थे, और फिर दूसरा था कि उन लोगों से बात करने के बाद यहाँ ऐसा है कि आपस में हमारे सरकार के साथ अच्छे और बुरे संबंध समय समय पर बदल सकते हैं, लेकिन जब विदेश के साथ बात आती है तो वहाँ के सरकार के साथ यदि बात करनी है तो यहाँ के सरकार के साथ पूरी सलाह लेकर ही जाना चाहिए, नहीं तो बात करना यानी अपने देश के लिए खतरनाक हो सकता है। इस दृष्टि से हम लोगों ने वो कोशिश नहीं की, लेकिन वहाँ परिस्थितियाँ क्या है, जनता क्या है, ये सारा देखने की दृष्टि से उन्होंने हमको पूरी व्यवस्था कर दी थी। यह एक बात और है। दूसरा है, कोई भी फॉरेन डेलीगेशन जब आता है तो ये तो दोहरा ही जाता है कि भाई आपके और हमारे संबंध बड़े मित्रता के रहे, और चीन के बारे में ये कुछ मात्रा में सही भी है। अपने यहाँ से बौद्ध भिक्षु वहाँ गए और बौद्ध धर्म का वहाँ बहुत प्रचार था। वहाँ से कई विद्वान प्रवासी यहाँ आए, उन्होंने भी बहुत कुछ अपने बारे में लिखा। तो इसका उच्चारण तो दोनों पक्ष के द्वारा होता ही था कि भाई आपके और हमारे संबंध बड़े मित्रता के रहे। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों ने यह सोचा था कि केवल हम अच्छे तुम अच्छे, गुडी गुडी टॉक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो इतना ही नहीं करना, सज्जनता को न शोभने वाली बातें भी न करना, लेकिन केवल गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास ऐसा ही न हो। इस दृष्टि से जहाँ कहीं मित्रता की बात आती थी वहाँ हम लोग एक बात उसको जरूर जोड़ते थे कि भाई हजारों वर्ष का मित्रता का इतिहास है, यह बात अच्छी है, दोनों बड़े देश है, दोनों में मित्रता होनी चाहिए। लेकिन इस बात को भी भूलना कठिन है कि दुर्भाग्य से चीन और हिंदुस्तान में इस समय सीमा विवाद चल रहा है, और उसका जब तक न्यायपूर्ण, सम्मानपूर्ण, शांतिपूर्ण निपटारा नहीं होता तब तक सही मित्रता निर्माण होना कठिन है। यह सारा होना चाहिए, इसका भी उल्लेख करना हम आवश्यक समझते थे। केवल हम अच्छे तुम अच्छे बोलने से वातावरण तो अच्छा रहता, हमने कोई सज्जनता छोड़कर बात नहीं की, लेकिन सीमा विवाद का निर्देश राष्ट्र की दृष्टि से करना आवश्यक था, वहां हम लोगों ने किया है। आप जानते हैं कि 1949 में वहां कम्युनिस्टों का शासन आया, और अभी भी कम्युनिस्टों का ही शासन है। लेकिन
1979 के पश्चात उनके अधिकृत सरकारी नीतियों में परिवर्तन आना प्रारंभ हुआ है। वह किस तरह का परिवर्तन है, यह मैं संक्षेप में बताऊंगा। 30 साल तक, माने 49 से 79 तक एक नीति को लेकर चले जो कम्युनिस्ट नीति रही। अब उसमें परिवर्तन किस तरह का वो लाना चाहते हैं। एक बात कि 79 तक 30 साल तक पूरा चाइना यह एक बंद समाज था, क्लोज सोसाइटी थी। माने विदेशियों को चाइना में आकर रहने की इजाजत नहीं थी। काम के लिए आए तो काम होते ही आप वापस जाइए, ऐसी बात थी। अब वह बंद समाज रखना उन्होंने छोड़ दिया। अब ओपन सोसाइटी बनाया है। जैसे अन्य देशों में फॉरेनर्स आकर रह सकते हैं, यहाँ भी आकर रह सकते हैं, ज़्यादा लंबी देर तक भी रह सकते हैं। तो पहले क्लोज सोसाइटी अब थी, अब ओपन सोसाइटी हो गई। यह एक पहला अंतर है। दूसरा है कि पहले पूरा प्रयास, सारी गतिविधियां, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सब कुछ सरकार के ही हाथ में केंद्रित हो, इस तरह की उनकी नीति थी। अभी भी वैसा ही है, किंतु धीरे धीरे यह प्रयास चल रहा है कि यह जो सरकार के हाथ में पूरा केंद्रीकरण है उसको ढीला करना, शिथिल करना और विकेंद्रीकरण, विविध गतिविधियों का विविध क्षेत्रों में धीरे धीरे विकेंद्रीकरण करने का उनका विचार है। उन्होंने शुरुआत भी की है, लेकिन बहुत धीरे धीरे काम कर रहे। इसका कारण ऐसा है कि वो पुरानी जो पद्धति है उसको छोड़ना तो चाहते, लेकिन उनके सामने दो कठिनाइयां हैं। एक ऐसा है कि पुरानी जो कम्युनिस्ट नीतियां थी उनको लेकर चलने वाले कट्टरपंथी, माओ की पत्नी, उनके 3 साथी, चारों मिलकर गैंग ऑफ 4 कहते हैं, वो भी जेल में हैं, किंतु उनके कुछ समर्थक देश में फैले हुए हैं। पुरानी नीतियां बदलने के प्रयास में यदि उन्होंने बहुत लंबा कदम डाला तो वो देश में लोगों को भड़का सकेंगे शासकों के खिलाफ और फिर विद्रोह खड़ा होगा। ऐसा करने की गुंजाइश न रहे, उनको मौका न मिले। इस दृष्टि से यद्यपि पुरानी बातें छोड़ना चाहते तो भी धीरे धीरे छोड़ना चाहते, ताकि एकदम असंतोष भड़काना, लोगों को उकसाना गैंग ऑफ 4 के लिए संभव न हो। यह एक बात है। और दूसरी बात है, उनका कहना है कि भाई हम पुरानी बातें छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है। जैसे सोशलिज्म वाले, कम्युनिज्म वाले कहते हैं कि हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है। इन्होंने कहा रेडीमेड फॉर्मूला नहीं हो सकता, यह लंबा चौड़ा देश है। हमने यदि कोई एक फॉर्मूला सारे देश में लागू किया, वो सफल हुआ तो अच्छा है, लेकिन यदि यह असफल हुआ तो फिर जो बुरे नतीजे निकलेंगे उनको संवारना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोई भी एक फार्मूला पूरे देश में लागू न करते हुए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग छोटे प्रयोग नीचे के स्तर पर हम कर रहे। एक प्रयोग यदि सफल होता है तो उसको एक्सटेंड करेंगे, वो यदि असफल होता है तो उसको छोड़ देंगे। जो नीचे के स्तर पर प्रयोग है यशस्वी होता है तो ऊंचे के स्तर पर करेंगे, वहां सफल हुआ तो उसके ऊंचे स्तर पर करेंगे। इस तरह से अलग अलग प्रयोग करते जाना, सफल हुआ तो उसको बढ़ाते जाना, ऊंचे स्तर पर ले जाना, असफल रहा तो उसको छोड़ देना। ऐसा ही करते करते आगे बढ़ना हमारे लिए ठीक रहेगा। एकदम कोई नई पद्धति लाई और वो यदि असफल हो जाती है तो फिर उसके दुष्परिणाम हम संभाल नहीं सकेंगे। यह दूसरा एक कारण है जिसके कारण वो बहुत ही सावधानी के साथ परिवर्तन लाना चाहते हैं और एकदम देश में उनके जो विरोधी है वो लोगों को उनके खिलाफ उकसा न सके। इस दृष्टि से भाषा का भी प्रयोग बड़े सावधानी से होता है। जैसे कम्युनिस्ट तो ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहते
कि वामपंथ के कुप्रभाव के कारण हमारा बहुत नुकसान हुआ है। हमारे साथ जो इंटरप्रेटर था वह हिंदी अनुवादक था। अब इसमें इतना ही था हमारे लिए शर्म की बात कि उसकी हिंदी हमारे हिंदी से अच्छी थी, और वो हमको कहता था कि आप शुद्ध हिंदी क्यों नहीं बोल रहे, संस्कृताइज्ड हिंदी थी उनकी। खैर, तो यह जो चेंजेस लाने की बात है, एकदम लोगों को उकसा न सके इस दृष्टि से जो भाषा है, टर्मिनोलॉजी है, एक तरफ ये भी कहते हैं कि हम कम्युनिस्ट है, सोशलिस्ट है, एक तरफ ये भी कहते हैं कि वामपंथ के कुप्रभाव के कारण हमारा नुकसान हुआ है। फिर अधिकृत रीति से सरकार ने यह कहा, उन्होंने कहा हम कम्युनिस्ट है, हम मार्क्स को मानते हैं, मार्क्स के सिद्धांत अच्छे, किंतु 100 साल के पश्चात मार्क्स के सिद्धांतों पर चलने से काम नहीं हो सकता। मार्क्स कितना भी बड़ा हो, 100 साल के बाद हमारे देश के सामने कौन सी समस्याएं आएगी, किन मामलों का मुकाबला हमें करना पड़ेगा, इसकी कल्पना तक मार्क्स ने नहीं की थी। उनके कल्पना के बाहर ऐसी समस्याएं आज हमारे सामने खड़ी है, तो केवल मार्क्स ने लिखी हुई किताबों के आधार पर हम आज के समस्या का मुकाबला नहीं कर सकते। तो अपनी प्रतिभा से हमको नई समस्या का मुकाबला नए जवाब देकर देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और यह जो नया जवाब देना है वह मार्क्स ने लिखी हुई किताब के आधार पर नहीं मिल सकता, अपने प्रतिभा से सोचना होगा। और वह सोचते समय चीन की राष्ट्रीय विशेषताओं के प्रकाश में हमने उत्तर खोजने हैं, यह बात हर एक के मुंह पर है। राष्ट्रीय विशेषताओं के प्रकाश में, संस्कृति के विशेषताओं के प्रकाश में। पहले यह भाषा नहीं थी, 6 साल पहले यह भाषा नहीं थी, राष्ट्र नाम की चीज नहीं थी, एकदम अंतरराष्ट्रीयत्व था, इंटरनेशनलिज्म। आज राष्ट्रीयत्व का वहां पुनर्जागरण हो रहा है। हम जितने कारखाने में गए, हर कारखाने में ये बोर्ड थे, मातृभूमि पर प्रेम करो, कारखाने पर प्रेम करो। पहले ये बात नहीं थी, ये 6 साल में ये सारा हुआ है। तो जो पुनर्निर्माण राष्ट्र का करना है वह अपनी राष्ट्रीय विशेषताओं के प्रकाश में करना है, यह आग्रह पूर्वक वहां सरकार की ओर से कहा जा रहा है। और इसलिए उन्होंने कहा कि मार्क्स अच्छे हैं, बड़े हैं, लेकिन आज उपयुक्त नहीं है। आज हमें मार्क्स को न देखते हुए, अपने बुद्धि से विचार करते हुए चीनी राष्ट्रीय विशेषताओं के प्रकाश में सारा करना होगा। यह महत्वपूर्ण परिवर्तन पिछले 6 साल से आया है। दूसरा है, आप जानते हैं कि कम्युनिज्म का प्रमुख सिद्धांत है वर्ग संघर्ष। इस सिद्धांत का क्या मतलब है यह बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि वर्ग संघर्ष यह उनका प्रमुख सिद्धांत है। अब चीन के सरकार ने अधिकृत रीति से घोषणा की है कि हम वर्ग संघर्ष के स्थान पर राष्ट्रीय पुनर्निर्माण को ला रहे। वर्ग संघर्ष की बात अब नहीं, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की बात आएगी, उसी पर सारा ध्यान केंद्रित करना है। कम्युनिस्ट देश में यह कहा जाना एक असंभव बात है। कम्युनिज्म को छोड़कर यह बात हो रही, लोगों में एकदम कोई गड़बड़ न हो इसलिए वो ये भी कहते हैं कि हम कम्युनिस्ट है, लेकिन साथ ही साथ ऐसी भी बात कहते हैं जो कम्युनिज्म के एकदम खिलाफ जाने वाली है कि वर्ग संघर्ष नहीं तो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण हमारा लक्ष्य है, ऐसा स्पष्ट रूप से कहा है। जैसे मार्क्स के बारे में वैसे माओ के बारे में। माओ तो बहुत कट्टरपंथी कम्युनिस्ट थे। अब उन्होंने रूस के समान, जैसा रूस ने स्टालिन के मृत्यु के पश्चात स्टालिन के खिलाफ अभियान चलाया जिसको डी स्टालिनाइजेशन कहते हैं, और कहा कि स्टालिन ने हमारा नुकसान किया है, स्टालिन के पुतले हटा दिए, स्टालिन के नाम से जो रास्ते थे वो नाम बदल दिए। ऐसा उन्होंने डी माओवाइजेशन नहीं किया, लेकिन बीच में की भूमिका ली। उन्होंने कहा भाई माओ श्रेष्ठ पुरुष थे, उन्होंने नवचीन का निर्माण करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है, वो बड़े नेता थे, लेकिन हमने गलती की कि हमने उनको देवता मान लिया। वो देवता नहीं थे, मानव थे।
ज्यादा से ज्यादा उनको महामानव कहा जाए, लेकिन वो मानव थे। और मानव होने के कारण उन्होंने अपने जीवन के अंतिम चरण में कुछ घोर गलतियां की है, जिन घोर गलतियों के कारण चीन राष्ट्र का बड़ा नुकसान हुआ है। माओ ने जो घोर गलतियां की है उनके लिए हम माओ की निंदा करते हैं। माओ ने जो राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है उसके लिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं। बीच में की भूमिका उन्होंने ली, तो सरकार ने उनके पुतले हटाओ ऐसा नहीं कहा, लेकिन जब सरकार की यह नीति है, यह सरकार की एटीट्यूड है, यह जब लोगों ने देखा तो 60-65% माओ के पुतले लोगों ने ही हटा दिए। तो उन्होंने माओ के खिलाफ कोई अभियान नहीं किया, लेकिन माओ की लोकप्रियता आज सरकारी आश्रय न होने के कारण समाप्त हो रही, ऐसा दृश्य वहां दिखता है। फिर उन्होंने एक स्पष्ट भूमिका ली है, अधिकृत ली है। सारे कम्युनिस्ट देश भौतिकतावादी है, आप जानते हैं। मटेरियलिस्ट फिलॉसफी, ये सभी लेफ्टिज्म की फिलॉसफी है। सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, अनार्किस्ट, सभी की जो फिलॉसफी है वह मटेरियलिस्ट है, भौतिकतावादी है। सरकार ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि नवचीन के निर्माण के पश्चात लेफ्टिज्म के अंतर्गत हम लोगों ने मटेरियलिज्म को लिया, उसका प्रचार किया। यह हमारी बड़ी भूल थी, क्योंकि मटेरियलिज्म के कारण हर एक व्यक्ति आत्म केंद्रित और स्वार्थी बना। वह दूसरे की फिक्र करना उसने बंद कर दिया, समाज और राष्ट्र की फिक्र करना बंद कर दिया। इसके कारण हमारा बहुत नुकसान हुआ। तो अब हम मटेरियलिज्म को लेकर नहीं चलेंगे। अब हमारी नीति रहेगी मटेरियल प्रोग्रेस माने भौतिक प्रगति और स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन, आध्यात्मिक सभ्यता, दोनों को लेकर हमने चलना है। और उन्होंने ये कहा कि आध्यात्मिक सभ्यता यदि न रही तो भौतिक प्रगति हो नहीं सकेगी। हुई भी तो वह गलत दिशा में होगी, सही दिशा में हो नहीं सकती। यदि भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक सभ्यता न रही, तो लोगों ने उनको पूछा कि आध्यात्मिक सभ्यता से आपका मतलब क्या है? तो उन्होंने उसका अधिकृत उत्तर यह दिया कि आदर्शवाद, चारित्र्य, अनुशासन और संस्कृति, राष्ट्रीय संस्कृति, चार मिलकर हमारी आध्यात्मिक सभ्यता की कल्पना है। तो स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन, आध्यात्मिक सभ्यता, उसके प्रकाश में भौतिक प्रगति, इस तरह की एक नई बात जो कम्युनिज्म से मेल नहीं खाती, वह उन्होंने इस समय कही। वैसे वाम पंथ के बारे में तो समय असमय वो खिलाफ बोलते ही। अब हिंदुस्तान में ये समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि वास्तव में ये परस्पर विरोधी बात है कि लोगों में अपने बारे में एकदम नाराजी न हो, इसलिए वो अपने को सोशलिस्ट कम्युनिस्ट भी कहते हैं, लेकिन साथ ही साथ लेफ्टिज्म, वाम पंथ के बारे में वो गाली भी देते हैं। और उनके हर एक नेता के भाषण में ये शब्द प्रणाली अवश्य आती है कि वाम पंथ के कुप्रभाव के कारण हमारा नुकसान हुआ, लेफ्टिज्म के कुप्रभाव के कारण हमारा नुकसान हुआ। यह बात हर एक के बोलने में आती है, खुलेआम आती है। धर्म के बारे में अब तक जो उनकी वृत्ति रही है, तो 79 तक धर्म की स्वतंत्रता किसी को नहीं थी। उपासना स्वातंत्र्य, पूजा स्वातंत्र्य नहीं था। इतना ही नहीं, तो सरकार धर्म विरोधी होने के कारण सरकारी दल जो है कम्युनिस्ट पार्टी की जो यूथ विंग है, यूथ विंग के लोग धर्म की निंदा, धर्म के खिलाफ प्रचार, इतना ही नहीं तो जो धार्मिक स्थान है उनके ऊपर हमले और उनकी बिल्डिंगें वगैरह तोड़ देना, ये सारी बातें वहां चलती थी। 79 के बाद धार्मिक संस्था, धार्मिक मंदिरों पर हमले बंद हुए। जो तोड़फोड़ हुई थी धार्मिक संस्थाओं की, वहां सरकार के खर्चे से अब रिनोवेशन हो रहा है। और जो फॉरेनर्स आते हैं, विदेशी आते हैं, उनको दिखाने के स्थल के नाते भी वहां भेजते हैं। और दूसरी बात कि 30 साल तक जो पूजा की स्वतंत्रता नहीं थी, वह 6 साल पहले पूजा की स्वतंत्रता दी गई है। और हमने बौद्ध विहारों में सैकड़ों लोगों को जाते हुए, पूजा करते हुए हमने देखा।
तो पूजा की स्वतंत्रता वहां आ गई। यह एक नई बात पिछले 6 साल में आई है। अब तक तो धर्म का नाम लेना माने जो धर्म की बात करेगा उसको जेल में डालते थे। अब पूजा की स्वतंत्रता है, यह एक नई बात वहां आ गई। हमारे मन में एक बड़ी उत्सुकता थी कि यहां ये मुसलमान वगैरह का प्रॉब्लम कैसा चलता है। तो इसलिए वहां एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों की संस्था ऐसी वहां है। तो हम उस संस्था में गए अध्ययन करने की दृष्टि से और उनको कई बातें पूछी। उन्होंने कुछ साहित्य भी दिया। तो हमने उनको एक प्रश्न पूछा कि भाई यहाँ मुसलमान और ईसाई की और बौद्ध लोगों की संख्या कितनी है। तो उन्होंने कहा साहब हमारे पास ये आंकड़े ही नहीं, सरकार के पास भी आंकड़े नहीं। तो हमने कहा बड़ा विचित्र है, हमारे देश में तो ये सारे आंकड़े सरकार के पास है। मन में कहा कि आपकी सरकार इनएफिशिएंट दिखती है, हमारी सरकार ज़्यादा एफिशिएंट है। लेकिन उन्होंने बाद में जो कहा उससे हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने कहा भाई आपके यहाँ जो आपने माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट चला रहे, तो माइनॉरिटीज की संख्या तो आपके पास होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है, इस्लाम माइनॉरिटी नहीं, क्रिश्चियनिटी माइनॉरिटी नहीं, बौद्ध माइनॉरिटी नहीं, हमारे यहाँ धर्म के आधार पर हम माइनॉरिटी की कल्पना नहीं कर रहे। तो पूरे चीन की जनसंख्या 105 करोड़ की है। 105 करोड़ की जनसंख्या में 90%, 90% लोग एक कम्युनिटी के हैं, जिस कम्युनिटी का नाम है हैन, HAN, हैन। ये एक ही वंशक है। अपने यहाँ जैसे हिंदू वैसे वहाँ हैन कम्युनिटी है, लेकिन इनकी जनसंख्या 90% है, 90%। और बाकी जो 10% है, 10%, इसमें 55 जातियां कहिए, ट्राइब्स कहिए, कम्युनिटीज कहिए, 55 हैं। ये 55 मिलकर 10% होते। और उन्होंने कहा कि हमने जो सेंसस हम रखते हैं या माइनॉरिटी की हमारी कंसेप्ट है, ये जो 55 कम्युनिटीज है उनको हम माइनॉरिटी कम्युनिटी कहते हैं, जो नॉन हैन कम्युनिटीज है। माने जो प्रमुख वहां का वंश है हैन, उसको छोड़कर जो 55 ट्राइब्स है, 55 जातियां हैं, 55 कम्युनिटीज है, उनको हम माइनॉरिटी समझते हैं। लेकिन वो माइनॉरिटी हम उनके ट्राइब के नाते, कम्युनिटी के नाते समझते हैं, धर्म के आधार पर नहीं। और उनके यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि हर कम्युनिटी में विविध धर्म के लोग हैं। यहाँ तक कि एक परिवार में भी अलग अलग धर्म के लोग हो सकते। बाप एक धर्म का होगा तो लड़का दूसरे धर्म का होगा, वो भी वहाँ चलता है। वो धर्म वो उस तरह से अपने तरह से विचार नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो 55 कम्युनिटीज़ है उनको हम कम्युनिटी के नाते, ट्राइब के नाते हमने उनको माइनॉरिटी का स्टेटस दिया है। और उसमें से आप जो पूछ रहे मुसलमानों के बारे में, तो हम आपको इतना बता सकते हैं कि 55 में से 10 कम्युनिटीज़ या ट्राइब्स ऐसी है जिनमें मुसलमान मेजॉरिटी में है। इसके कारण वहाँ से जब चुनाव होता है तो चुनकर आने वाला आदमी मुसलमान रहता है, लेकिन वो मुसलमान के नाते नहीं आता, उस ट्राइब के प्रतिनिधि के रूप में आता है। माइनॉरिटी स्टेटस उस ट्राइब को है, मुसलमान या बौद्ध या ईसाई इस नाते नहीं है। यह एक नई व्यवस्था, माइनॉरिटी की कंसेप्ट हम लोगों को वहाँ दिखाई दी। बहुत विचार करने योग्य यह बात है, ऐसा हम लोगों को लगा। जहाँ तक संबंधों का प्रश्न है, अभी बौद्ध धर्म के जागरण काफी हो रहा है। मस्जिदें भी है, हिंदू मंदिर एक भी नहीं, बौद्ध विहार बहुत है, बौद्ध मंदिर बहुत है। उससे कम मस्जिदें है, उससे कम चर्चेस, गिरजाघर है, लेकिन बौद्ध धर्म का जागरण वहां बहुत हो रहा है। सरकार पूजा स्वातंत्र्य देती है, उन लोगों को संरक्षण भी देते हैं, और इस दृष्टि से उनके जो पुराने धर्म ग्रंथ वगैरह है उनको भी ठीक ढंग से हिफाजत से रखने की व्यवस्था सरकार ने अब की है। पहले यह व्यवस्था नहीं थी। ऐसी कुछ नई बातें उस समय हैं। अब जो परिवर्तन आ रहा है इसमें, और पहले समानतावाद यही सरकारी नीति थी,
अब समानतावाद को उन्होंने स्पष्ट रूप से छोड़ने की घोषणा की। समानतावाद, अंग्रेजी में इसको अपने यहाँ इगैलिटेरियनिज्म कहते हैं, वो इक्वलिटेरियनिज्म कहते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि समानतावाद के कारण हमारा नुकसान हुआ। कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कम्युनिज्म के अंतर्गत बिग बाउल थियरी थी। बिग बाउल थियरी का मतलब होता है कि एक बड़ा बर्तन, महान पात्र, बड़ा बर्तन, सभी ने कमाया हुआ सब कुछ उस बर्तन में डाल देना और उस बर्तन में जो कुछ भी है उसका समान बंटवारा सबके अंदर होना। इसको उन्होंने बिग बाउल थियरी, बिग पॉट थियरी, महापात्र सिद्धांत ऐसा बताया। और फिर कहा कि इसके कारण क्या हुआ, हमने समानता की बड़ी घोषणा की इसलिए कि विषमता खत्म करनी थी, कैपिटलिज्म खत्म करना था। लेकिन समानता की घोषणा देते देते यह हालत आ गई कि सबको लगा कि उद्योग का या खेती का जितना उत्पादन होगा उसका समान बंटवारा सब में होना है। तो मैंने कम काम किया या ज्यादा काम किया, इससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ लोग तो काम करने वाले ही है, वो काम करे, जो उत्पादन होगा उसमें मुझे हिस्सा मिलेगा। तो मैंने आलसी रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे हिस्सा तो समान मिलने वाला है। इसके कारण आलस की और काम चोरी की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई। काम चोरी करने वाले ज्यादा और ईमानदारी से काम करने वाले कम, और जो ईमानदारी से काम करते उनको बुद्धू लोग समझने लगे और इसके कारण हमारा जो उत्पादन है वह घटने लगा। तो अब हम ये बिग बाउल थ्योरी चलने देने वाले नहीं, समानतावाद नहीं चलने देंगे। तो उन्होंने समानतावाद को छोड़ने के प्रयोग चलाए। अब छोड़ने के प्रयोग कैसे चलाए इसके विषय में थोड़ा सा मैं स्पष्टीकरण दूंगा। इसके विषय में थोड़ा सा स्पष्टीकरण दूंगा। जैसे उद्योग है, तो उद्योग सरकार के स्वामित्व के पहले भी थे, आज भी है। अब उनको कैसे दूसरी व्यवस्था करना, अभी वो सोच रहे, नया कोई स्पष्ट रास्ता निकला नहीं। लेकिन जो मजदूरों को मिलता था पहले यह था कि सबको समान वेतन, समान काम के लिए सबको समान वेतन, लेकिन समान काम जिनको दिया गया उनके लिए समान वेतन। वो काम कितना करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, सवाल नहीं। एक डिपार्टमेंट में एक तरह का काम करने वाले को समान पैसा मिलेगा, ऐसी पहले व्यवस्था थी। अब उन्होंने ऐसा किया कि न्यूनतम वेतन जो है वह तो तय किया हर उद्योग में। शहरों में, उद्योगों में न्यूनतम वेतन तो उन्होंने तय किया, और आप काम कम करें या अधिक करें, वो न्यूनतम वेतन तो आपको मिलेगा। आपका काम अच्छा रहे, खराब रहे, उतना तो आपको जरूर मिलेगा। लेकिन यह भी व्यवस्था की कि जो मजदूर या जो मजदूरों का ग्रुप अधिक काम करेंगे या अधिक अच्छा काम करेंगे, तो उनके अधिक या अधिक अच्छे काम के लिए अधिक पैसा बोनस के रूप में हर महीने में मिलेगा। तो हर महीने में हर एक के काम का फैक्ट्री में, कारखाने में मूल्यांकन होगा। जो मजदूर या मजदूरों का ग्रुप अधिक काम या अधिक अच्छा काम करेंगे, उनको उनके अधिक या अधिक अच्छे काम के लिए बोनस के रूप में ज्यादा पैसा मिलेगा, जो बाकी मजदूरों को नहीं मिलेगा। इस तरह से विषमता वहां धीरे धीरे आ रही है। यह बात नहीं है कि वो एकदम कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे। हिंदुस्तान के कुछ समाचार पत्रों में गलत रिप्रेजेंटेशन हुआ कि वो कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन केवल समानतावाद के नाम पर जो काम चोरी चल रही थी उसको रोकने के लिए इंसेंटिव, जिसको बोलते हैं प्रोत्साहन, अधिक और अधिक अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन देने की व्यवस्था उद्योगों में उन्होंने की। खेती के बारे में पहले ऐसा था कि सब जगह कॉम्यून थे। अब ये कॉम्यून क्या है हमको भी स्पष्ट कल्पना नहीं थी। अब वहां जाने के बाद पता चला कि ये जो कॉम्यून थे वो यानी अपने यहाँ जिसको ब्लॉक कहते हैं, शायद हरियाणा में प्रखंड कहते होंगे, तो ये प्रखंड या ब्लॉक जो है उस पूरे ब्लॉक को ही कॉम्यून कहते थे। और उस ब्लॉक में रहने वाले सभी लोग यानी ऑटोमेटिक मेंबरशिप कॉम्यून की हो जाती थी, और उस ब्लॉक की जो ब्लॉक कमेटी होगी वही कॉम्यून की कमेटी थी, और उस कॉम्यून कमेटी के माध्यम से सरकार उनके ऊपर शासन चलाती थी। अब खेती है, ग्रामीण क्षेत्र में, तो ऐसा था कि सरकार योजना बनाती थी
उसमें हर एक ब्लॉक के लोगों ने कितना उत्पादन देना और कौन सा उत्पादन देना यह तय था। कॉमन कमेटी को बताया जाता था। कॉमन कमेटी इम्प्लीमेंटेशन का अमल में लाने का काम करती थी। तो ब्लॉक में जितने किसान हैं सब किसानों ने मिलकर काम करना। सब ने मिलकर काम करने के बाद जो उत्पादन होगा वह सरकार ले लेगी और सबको उनकी रोजी केवल देगी, वेतन केवल देगी। ऐसी व्यवस्था पहले थी। अब वो अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, एक तरह के प्रयोग नहीं, लेकिन उसमें जो कॉमन बात है, सामान्य बात है, वो ये है कि सरकार सबके लिए योजना बनाती थी और जबरदस्ती से सबको काम करते हुए सरकार कहेगी वो चीज पैदा करनी पड़ती थी। यह व्यवस्था उन्होंने समाप्त की। पहले किसान को किसानी छोड़कर दूसरा कोई भी धंधा करने की इजाजत नहीं थी। अब कोई भी किसान किसानी छोड़ सकता है, अपने रुचि के अनुकूल गांव में और भी कोई धंधा वो कर सकता है। पहले ये स्वतंत्रता नहीं थी। दूसरी बात है कि पहले किसान को केवल थोड़े लोग, जिनको सरकार बताएगी कि तुम सब्जियां उगाओ, तुम फल उगाओ, ऐसे थोड़े लोगों को छोड़कर कुल मिलाकर सरकार का यह एक नियम था कि सबने अनाज पैदा करना चाहिए। अब यह शक्ति समाप्त हुई, यहां तक कि वो इच्छा के मुताबिक फसल निकाल सकता है। और पहले उनको कैश क्रॉप लेने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी, अब वो इच्छा के अनुसार कैश क्रॉप भी लगा सकता है। इतनी स्वतंत्रता उन्होंने वहां दी है। पहले किसान खेती छोड़कर कुछ नहीं कर सकता था। अब जब जैसे स्वतंत्रता मिल गई तो जो बाकी धंधे हैं जिनके लिए पहले स्वतंत्रता नहीं थी, यानी कुक्कुट पालन है, मछली पालन है, पशुपालन है, बाकी जो धंधे हैं, मधुमक्खी का धंधा है, ये सारे धंधे अब किसानों ने शुरू किए हैं। और ज्यादातर लोग खेती छोड़कर इन धंधों के तरफ जा रहे। सरकार की ओर से कोई मनाही नहीं है, उनको स्वतंत्रता है। यह एक नई प्रक्रिया पिछले 6 साल में वहां शुरू हुई। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि पहले सरकार योजना बनाती थी कि हर एक ब्लॉक के लोगों ने क्या क्या देना है, क्या पैदा करना है। अब इस तरह से नहीं दिया जाता। कॉम्युनिस्ट बहुत जगह टूट गए। जहां नाम के वास्ते कॉम्यून या साइन बोर्ड है, वहां भी कॉम्यून के हाथ में पावर नहीं, किंतु वहां प्रोडक्शन टीम्स थी। कॉम्यून के अंतर्गत वो प्रोडक्शन टीम्स है। सरकार प्रोडक्शन टीम के साथ निगोशिएशन करती है कि भाई तुम्हारे ब्लॉक में ये जो राष्ट्रीय लक्ष्य है, राष्ट्रीय आवश्यकता है, उनमें से कौन सी आवश्यकता तुम पूरी कर सकते हो बताओ। उनके साथ विचारों की लेन देन करती है। और प्रोडक्शन टीम्स हर एक परिवार के साथ अब विचारों का आदान प्रदान करती है। पहले परिवार को कोई स्थान नहीं था। उत्पादन के इकाई के नाते परिवार को पहले बिल्कुल मान्यता नहीं थी। स्त्री पुरुष सब लोगों ने काम करते हुए उत्पादन निकालना, सरकार को देना, इतना ही काम था। परिवार का कोई अस्तित्व मानते नहीं थे। अब उत्पादन के इकाई के नाते परिवार को इकाई के नाते परिवार का स्थान उन्होंने मान लिया। उत्पादन के इकाई के नाते उनको मान्यता दी और हर परिवार के साथ प्रोडक्शन टीम वार्ता करती है। जबरदस्ती की बात नहीं, कहती है कि भाई हमने आपको 1 साल के लिए उपयोग में लाने के लिए यदि 5 एकड़ जमीन दी या 6 एकड़ जमीन दी, तो क्या आप हमको इतना अनाज, इतनी सब्जियां, इतना फल देंगे। इस कीमत में कौन सी कीमत आपको देंगे यह भी बताते। हम आपको इतने उत्पादन के लिए इतना पैसा देंगे, क्या आप ये करने के लिए तैयार है। यदि आपकी इच्छा है तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपकी इच्छा नहीं तो आप कॉन्ट्रैक्ट मत कीजिए, आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं। यह जो पहली कीमत सरकार बताती है वह कीमत लेवी प्राइस जैसे अपनी होती है वैसी होती है। तो किसान ने कुछ पैदा किया, पैदा करने के बाद माने उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कॉन्ट्रैक्ट में यह बात आ गई कि इतना अनाज सरकार को देना, उसके लिए सरकार इतनी कीमत दे गई। यदि आप सरकार की उतनी कीमत पर्याप्त समझते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, वरना कॉन्ट्रैक्ट मत कीजिए। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आपने उत्पादन निकाला, अनाज पैदा किया या सब्जियां पैदा की, जो कुछ भी, तो उस पर पहला चार्ज रहेगा गवर्नमेंट का टैक्स। दूसरा चार्ज रहेगा कि जो ब्लॉक में सारी वेलफेयर एक्टिविटीज, कल्याणकारी योजनाएं चलती है, मुफ्त चिकित्सा की है, अलग अलग लेवल पर अलग अलग ब्लॉक में मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था अलग अलग स्तर पर है,
बुढ़ापे में कुछ न कुछ आपको जिंदा रखने के लिए पेंशन देने की व्यवस्था, यह सारी व्यवस्था सरकार नहीं करती, तो ब्लॉक के लोग पैसा इकट्ठा करते हुए वेलफेयर फंड इकट्ठा करते हैं, उसमें से फिर ओल्ड एज पेंशन की थोड़ी व्यवस्था होती है, निःशुल्क शिक्षा की कुछ व्यवस्था होती है, चिकित्सा की व्यवस्था होती है। तो ये लोगों ने आपस में मिलकर ही वेलफेयर फंड इकट्ठा करना है, उसी में से व्यवस्था होती है। तो पहला चार्ज ब्लॉक में रहने वाले हर एक के ऊपर गवर्नमेंट का टैक्स, दूसरा चार्ज वेलफेयर फंड, और फिर जितना अनाज या सब्जी आप पैदा करेंगे सरकार ने बताए हुए कीमत पर सरकार वो खरीद लेगी। आपने सरकार को वो दे दिया, लेकिन आपने और आपके परिवार के लोगों ने यदि ज्यादा उत्साह से काम किया और ज्यादा पैदावार निकाली, तो फिर जो एक्सेस है, एक्स्ट्रा जो पैदावार है, वो आपके स्वामित्व की हो जाएगी, उस पर सरकार का अधिकार नहीं, और उसको आप मुक्त बाजार में बेच सकते हैं, फ्री मार्केट में बेच सकते हैं। और ऐसे फ्री मार्केट्स खेती के माल के लिए और छोटे उद्योगों के माल के लिए मुक्त बाजार, फ्री मार्केट्स वहां चल रहे, जो कम्युनिज्म के खिलाफ जाने वाली बात है। ऐसे फ्री मार्केट्स वहां चल रहे, तो आप फ्री मार्केट में वो अपना माल ले जा सकते। और यदि आपको यह लगा कि फ्री मार्केट में भी हमें उतनी कीमत नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए, तो सरकार की ओर से खुली ऑफर है कि कॉन्ट्रैक्ट में जितना माल सरकार को देने का आपने स्वीकार कर लिया, उससे अधिक जितना माल आप पैदा करेंगे अधिक परिश्रम करते हुए, उतना माल लगभग दुगुनी कीमत देकर खरीदने के लिए सरकार तैयार है। तो वो फिर दुगुनी कीमत देकर आपका माल खरीदेगी। इससे किसान को और किसान के परिवार वालों को ज्यादा उत्पादन निकालने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। यह हिसाब सरकार ने किया है। तो छोटे पैमाने पर खेती के माल के लिए, छोटे उद्योगों के माल के लिए फ्री मार्केट्स भी उन्होंने शुरू किए हैं। इस विषय में भी उन्होंने यह भूमिका रखी है कि हम फ्री मार्केट का प्रयोग छोटे लेवल पर कर रहे, छोटे पैमाने पर कर रहे, यह यदि सफल रहा तो उसको हम एक्सटेंड करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। यह जो सारा उन्होंने किया, इसके कारण कई पाश्चिमात्य समाचार पत्रों ने एकदम बताया कि भाई ये तो अब कैपिटलिज्म की ओर बढ़ रहे। तो कैपिटलिज्म की ओर नहीं बढ़ रहे, लेकिन कम्युनिज्म के अंतर्गत जो रेजिमेंटेशन था, सबको बंधन में रखा गया था, वो बंधन भी वो तोड़ना चाहते, लेकिन एकदम कैपिटलिज्म की ओर वो ले जाना चाहते हैं, ऐसी ही बात नहीं। तो अवस्था क्या है, तो उसके विषय में उनके एक श्रेष्ठ विचारक ने एक उपमा दी। वो उपमा ऐसी है, उन्होंने कहा कि हम पुरानी जो व्यवस्था थी कम्युनिज्म के अंतर्गत, माओ के अंतर्गत, उसको तो छोड़ना चाहते, लेकिन हम अमेरिका के समान कैपिटलिस्ट भी बनने नहीं जा रहे। तो आज की अवस्था हमारी क्या है? तो उन्होंने उपमा ऐसी दी कि एक पिंजड़ा है, पिंजड़े के अंतर्गत पंछी है, पंछी के पैर और पंख दोनों बांध के रखे, यह एक अवस्था। तो 1979-79 तक माओ के अंतर्गत जो कम्युनिज्म चला, उसमें यह अवस्था थी कि पिंजड़ा था, पिंजड़े में पंछी था, उसके पंख और उसके पैर बांध के रखे थे, वो बिल्कुल हलचल नहीं कर सकता था। यह अवस्था 6 साल पहले तक थी। अब परिवर्तन आया है। कौन सा परिवर्तन आया? पिंजड़ा है, हमने पिंजड़ा नहीं खोला, पिंजड़ा हटा नहीं दिया, लेकिन पंख और पांव जो उसके बांधे हुए थे वो हमने खोल दिए। पहले वो उड़ नहीं सकता था, अब उड़ सकता है, किंतु उड़ सकता है यानी एकदम आकाश में उड़ सकता है ऐसा नहीं, तो पिंजड़े के अंदर वो घूम सकता है, पिंजड़े के अंदर उड़ सकता है। तो ये बीच में की अवस्था हमने लाई है, ऐसा उनके एक श्रेष्ठ विचारक ने कहा है। इससे आपको मामूली कल्पना हो जाएगी कि किस तरह वो पुराने सिस्टम को छोड़ना तो चाहते। गैंग ऑफ 4 कहीं बलवा और विद्रोह खड़ा न करे, इस दृष्टि से पुरानी जो भाषा है 30 साल की सोशलिज्म कम्युनिज्म, ये भाषा तो वो रखना चाहते, लेकिन वामपंथ के कुप्रभाव के कारण नुकसान हो रहा है, यह भी कहना चाहते। धीरे धीरे इस परिस्थिति में वो समाज व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते। एकदम नया प्रयोग करने के बजाय छोटे छोटे प्रयोग, छोटे स्तर पर, और धीरे धीरे फिर उनकी सफलता को देखकर उनको बढ़ाना, यह वो करना चाहते। और इस तरह से
मूल कम्युनिज्म को छोड़ने का प्रयोग पहले ही शुरू हो गया है। यह एक महत्वपूर्ण बात उनके बारे में। जहां तक हमारे उनके संबंधों का प्रश्न है, ऐसा है कि चीन के बारे में सब लोगों ने यह कहा है कि यह साम्राज्यवादी वृत्ति का देश है। अशोक मेहता ने एक किताब लिखी है, एशियन पर्सनैलिटी। तो एशिया के 10 देशों की राष्ट्रीय विशेषताओं का निर्देश उसमें किया है। भारत की विशेषता उन्होंने बताई कल्चर, चाइना की विशेषता उन्होंने बताई इंपीरियल स्टेट, साम्राज्यवादी सरकार। तो साम्राज्यवाद यह चीन के लोगों के खून में है, ऐसा लोगों का कहना है। नेपोलियन ने एक बार ऐसा कहा था कि यह शेर है, यह सो रहा, उसको सोने दीजिए। यदि ये जग जाएगा तो ये यूरोप के दरवाजे पर ऐसा जोर से धड़क लगाएगा कि जिसके कारण हमारा दरवाजा टूट न जाए, तो इसको सोने दीजिए, इसको जगाओ मत। ऐसा एक बार नेपोलियन ने कहा था। स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में एक क्लब में बोलते समय यह कहा था कि चाइना जग जाने के पश्चात उसके विस्तारवादी वृत्ति के कारण वो हिंदुस्तान पर हमला भी कर सकता है। और इस बात का बहुत प्रचार 1962 में जब चीन ने अपने ऊपर हमला किया था, उस समय इस बात का बहुत प्रचार हुआ था। आज भी उनके इरादे साम्राज्यवादी है या नहीं, इसके विषय में कुछ टटोलने का हमें मौका नहीं मिला, संभव भी नहीं था। उनके साम्राज्यवादी इरादे है कि नहीं, ये हम कैसे समझ सकेंगे। लेकिन एक बात निश्चित है कि आज उनको शांतता की आवश्यकता है, सद्भावना के कारण हो या न हो, किंतु वो समझ गए कि हमारे राष्ट्र का नुकसान हुआ है। हमारा राष्ट्र औद्योगिक दृष्टि से, कृषि के दृष्टि से पिछड़ रहा है। अपने राष्ट्र की पुनर्रचना करते तक शांति रखना आवश्यक है, पीस आवश्यक है। वो स्पेस साइंस में प्रगति कर रहे, वो वॉर इंडस्ट्री उनकी बहुत चल रही है, वॉर की प्रिपरेशन उनकी चल रही है, रूस के साथ उनका झगड़ा पूर्ववत चल रहा है, वियतनाम के साथ उनका झगड़ा पूर्ववत चल रहा है। तो उनका विस्तारवाद, उनकी विस्तारवादी वृत्ति या साम्राज्यवादी वृत्ति अब समाप्त हो गई, बड़े अच्छे साधु बन गए, ऐसी तो बात नहीं। लेकिन जब तक अपने ही राष्ट्र को हम बलवान नहीं बनाते, तब तक हमको शांतता मिलनी चाहिए, ताकि हम अपने राष्ट्र का पुनर्निर्माण कर सके। यह भावना लोगों में अवश्य है। इतना हम उनके बारे में इस समय ध्यान में रख सकते हैं। हम लोगों ने उनको कुछ सुझाव भी दिए। उसमें प्रमुख सुझाव यह था कि भाई, आप कम्युनिज्म के नाते अंतर्राष्ट्रीयतावादी है, तो आप अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को मई दिवस मनाते हैं, ठीक है, आप मनाइए। लेकिन यदि आप राष्ट्रीयता का जागरण करते हुए मजदूरों को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो चीन ने भी अपना कुछ राष्ट्रीय श्रम दिवस निश्चित करना चाहिए। इस तरह का एक सुझाव हम लोगों ने दिया। उनके नेताओं ने यह कहा कि ये सुझाव बहुत अच्छा है, हम लोगों ने पहले सोचा नहीं, लेकिन इससे लाभ तो होगा। नई बात है, लोगों को समझाने में समय लगेगा, लेकिन हम उसका प्रचार करने वाले हैं। इस तरह का भी उन्होंने हम लोगों को कहा। तो इस तरह बड़े अच्छे प्रवास के पश्चात हम लोग वापिस आए। इतना हुआ है कि हम लोग जाने से वास्तव में हमारा जाना आना, इसकी ज़्यादा पब्लिसिटी होने की कोई खास आवश्यकता नहीं थी। ये कम्युनिस्टों के कारण और इंटक के कारण बहुत पब्लिसिटी हुई। हम लोगों ने ये दिया ही नहीं था अखबार में कि हम जाने वाले। इंटक ने और दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों ने दिया कि ये जाने वाले नहीं है, इनको बुलाया ही नहीं। इंटक ने स्टेटमेंट दे दिया कलकत्ते में कि इनको बुलाया ही नहीं, हमको बुलाया है, उनको बुलाया था हमारे बाद। तो आनंद बाजार पत्रिका जो है, जो उनकी देश की सबसे ज्यादा सर्कुलेशन रखने वाली पत्रिका है, उन्होंने उनका स्टेटमेंट छापा। बाद में वहां के एडिटर को लोगों ने बताया कि भाई, आपने जो गलत स्टेटमेंट था वो छाप दिया और ये लोग प्रत्यक्ष गए, ये तो आपने सही खबर छापी नहीं। तो हम वापस आने के पश्चात उन्होंने स्पेशली करेस्पॉन्डेंट हम लोगों के पास भेजा, हम लोगों की इंटरव्यू लिए। 4 कॉलम हेडलाइन देकर उन्होंने आनंद बाजार पत्रिका में फ्रंट पेज पर छापा और हमको ये बताकर कि वास्तव में आपके विजिट का महत्व 4 कॉलम का है या नहीं, ये हमको पता नहीं, किंतु हमने पहले से तय किया था, इसलिए कि हमने आपके ऊपर अन्याय किया है
आपके खिलाफ एक स्टेटमेंट छापा था, उसका परिमार्जन करने के लिए हमने आप पहले ही तय किया कि आपको हम 4 कॉलम हेडलाइन की पब्लिसिटी देने वाले हैं। लेकिन हमारे वहां से वापस आने के पश्चात भी कम्युनिस्टों ने प्रचार चलाया था कि ये चाइना गए ही नहीं थे, कलकत्ता से कहीं देहात में जाकर 18-20 दिन बैठ गए, वहीं से वापस आकर अब बता रहे हैं कि हम चाइना गए थे। इसका कारण ऐसा है कि उनको ये उनका अपमान हो गया ऐसा लग रहा है। खासकर ऐसा है कि जो दो कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियन संस्थाएं हैं, सीआईटीयू और एआईटीयूसी, सीआईटीयू सीपीएम की है, एआईटीयूसी सीपीआई की है, तो सीआईटीयू के लोग तो वहां हो आए, लेकिन एआईटीयूसी के लोग माने सीपीआई के एआईटीयूसी के लोग कम्युनिस्ट होते हुए भी अभी तक उनको वहां बुलाया नहीं गया। तो उनको ये अपमान लगा कि हम कम्युनिस्ट है तो भी हमको नहीं बुलाया, और ये तो आरएसएस वाले हैं, इनको कैसे बुलाया, क्योंकि हमारे इसमें सब 5 हम स्वयंसेवक थे। ये भारतीय मजदूर संघ का ही डेलीगेशन था, इसमें 5 स्वयंसेवक थे, और उसमें से हम 3 लोग प्रचारक थे संघ के। मैं, ओम प्रकाश जी आगे और आर वेणुगोपाल केरला के, हम 3 संघ के प्रचारक। इस तरह की हमारी टीम थी। हमारे सब टीम के बारे में कम्युनिस्ट जानते हैं। तो ये जो आरएसएस वाले हैं इनको तो बुलाया है, और हम कम्युनिस्ट होते हुए हमको अभी तक नहीं बुलाया। उसके कारण बड़े नाराज थे, उनको वो अपना अपमान लगा। लेकिन ऐसे प्रचार से उल्टा परिणाम हुआ कि जो हम गए और आए किसी को पता भी न लगता। इनके प्रचार के कारण लोगों को पता चला कि हम होकर आए। अभी तो मैं समझता हूं कि इतना ही कहना पर्याप्त है। बाकी फिर जब व्यक्तिगत बातचीत में मौका आएगा तो और बताएंगे।